हेलो 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 बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम से फर्स्ट क्लास होंगे। है नहीं है? बिल्कुल होने चाहिए भाई। अगर नहीं है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों नहीं है आप खुश। हम आपको खुश करने आ गए एक मज़ेदार सेशन लेके, साउंड का सेशन नंबर 2। साउंड का सेशन नंबर 1 हमारा सुबह कंप्लीट हो गया था, फिर से लेके आ चुके हैं साउंड चैप्टर, साउंड का सेशन नंबर 2। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मज़ेदार वीडियो लेके और रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके बेटा आपका सारा कोर्स कंप्लीट करने हम लेके आ चुके हैं आपके लिए सेशंस। ठीक है, और कौन? आपके अपने हिमांशु सर। अगर आपको स्विफ्ट लर्न के बारे में नहीं पता और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जितने आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं ना, उतने में चलिए स्विफ्ट लर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस हैं, कोई टैबलेट वाला हमने लफड़ा ही नहीं रखा है। सब कुछ आपको लाइव देंगे, लाइव क्लासेस होने वाली है। और साथ ही साथ एक बैच में 6 स्टूडेंट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकते हम, समझ रहे हैं। और डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगी आपकी हेल्प करने के लिए। जितने भी डाउट हैं ले आइए, हम सोल्व करेंगे आपके डाउट। और सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और बेटा प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगी कि आप स्विफ्ट लर्न में एक्चुअली में प्रोसीड कैसे कर रहे हैं। डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिलेगी। स्विफ्ट लर्न एकेडमी टेस्ट सीरीज भी है और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं। जितना आप चाहे मन करे उतना दीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। बस देते जाइए और आनंद लेते जाइए स्विफ्ट लर्न के टेस्ट का। और मैं बता दूं, अगर आपको और भी जानना है स्विफ्ट लर्न के बारे में तो कहाँ जाना है? www.swiftlearn.com पर जाना है और फटाफट से अपना डेमो सेशन बुक कर लेना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर आप वहाँ से 1-on-1 इंटरेक्शन भी ले सकते हैं। और जो लाइव क्लासेस हैं जहाँ पर 6 स्टूडेंट से ज़्यादा होते नहीं, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। और भाई मॉर्निंग में हम बात करें, साउंड 1 हुआ था, अभी हम साउंड 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। और बेटा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाए। आपको यूट्यूब का ये सब तो पता ही है, मुझे पता है, बड़े ही इंटेलिजेंट हैं आप। लेकिन थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनाने हम आपको लेके आ चुके हैं इस सेशन में, जिसका नाम है साउंड सेशन नंबर 2। और आज की क्लास में क्या क्या डिस्कशन होगा आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर, या आप अपने फ़ोन पर भी देख सकते हो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा साउंड के बारे में डिस्कशन हुआ था कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और साथ ही साथ साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा तेज़ किस में दौड़ती है? हमने ये भी बात करी थी, सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है एज़ कम्पेयर टू गैस एंड एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है, और ये भी बात करा था कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो तो साउंड की स्पीड भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। तो थोड़ा सा और डीप में आपको ले जाएंगे, साउंड ट्रेवल इन एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में थोड़ा सा डीप ले जाएंगे। और टर्म जो रिलेटेड होती हैं साउंड से, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस होगा। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ऑडिबल साउंड रेंज कितनी होती है कि ह्यूमन ईयर जो सुन पाए। पता है ना आपको? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर आपको पता है तो। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल कॉपी पेन किताबें लेकर आ जाइए। YouTube पर हिमांशु सर का सेशन है, क्योंकि बेटा बिल्कुल डीप में बातें होंगी और बिल्कुल कोर पे बातें होंगी। और फिजिक्स तो बड़ा मज़ेदार बना देने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, पिछले क्लास को थोड़ा सा रिकॉल मैं करवा देता हूँ कि पिछले वाली क्लास में हमने बातें करी थी साउंड की प्रोडक्शन की। साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है आपको पता ही है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी, when something vibrates so it will cause sound to produce। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो साउंड होगी प्रोड्यूस, मज़ेदार तरीके झम झमा झम झम। और बेटा प्रोपगेशन भी होने वाले साउंड का, यानी साउंड प्रोपगेट करेगी इनसाइड अ मीडियम। मीडियम में क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे, जब भी साउंड एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर बिल्कुल प्रोपगेट करने वाली है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इतनी सारी बातें बोल दी, समझ में आई ना? आई हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए सर आ रहा है समझ में, और नहीं आ रहा तो बेटा बिल्कुल हम रिपीट कर देंगे आपके लिए। हम तो बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और दोनों की मेहनत रंग लाएगी एग्जाम पेपर में। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो रिकॉल की बात करें, व्हाट इज साउंड एंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखता है साउंड क्या है। तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। तो पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है और मेरे हिसाब से आपको भी आता ही होगा। और दूसरा है विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो बेटा क्या साउंड में, जैसे आपको ढोलक दिख रही है यहाँ पर, ढोलक पे क्या होता है? मेम्ब्रेन, है ना? मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशन कैसे? अरे भैया टू एंड फ्रो मोशन बताए थे।
बताए थे सर, बताए थे। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ इस तरह से, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, वही तो वाइब्रेशन है। तो टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है किसी भी चीज़ का, वो वाइब्रेशंस को क्रिएट करने वाला है। अब इतनी सारी हमने बातें करी थी कि अलग अलग साउंड होती हैं, जैसे डॉग की साउंड होती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की साउंड होती है, गिटार की साउंड होती है, वोलन की साउंड होती है। अब लेकिन बात ये करती है ये साउंड आपके कानों तक कैसे पहुंच गई? अरे कैसे पहुंच गई बताओ ना, हम भी थक गए, आप भी थके, बताओ जरा थोड़ा। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में बातें करने वाले। देखो ये आपको क्या दिखता है, ट्यूनिंग फॉक बोलते हैं इसे। क्या होता है ये? ट्यूनिंग फॉक बोलते हैं इसे। और इसके ऊपर ना एक फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है और इसी फ्रीक्वेंसी की ये साउंड वेव प्रोड्यूस करने वाला है। अब मान लीजिए आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है, उसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट कर दिया, और हिट करने के बाद ये किसके क्या होते हैं? प्रॉन्ग्स होते हैं, प्रॉन्ग्स बोलेंगे इसे। और ये इसके वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं ना तो आसपास के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो और रीजन्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं जहाँ पर एयर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, उसे हम बोलते हैं रेयरफेक्शन का रीजन। जहाँ पास हो गए उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। फिर से रेयरफेक्शन आएगा, फिर से कंप्रेशन आ जाएगा, फिर से रेयरफेक्शन आएगा, फिर से कंप्रेशन आ जाएगा। तो बात क्या होती है, जब भी साउंड प्रोपेगेट करती है तो पार्टिकल्स में मचा देती है खलबली। तो जहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल पास पास हो जाते हैं उसे बोलते हैं कंप्रेशन का रीजन, और जहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे उसे हम बोलते हैं रेयरफेक्शन का रीजन। तो जब साउंड प्रोपेगेट करती है तो वहाँ पर सक्सेसिव कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन क्रिएट होता हुआ जाता है। आप यहाँ पर एनिमेशन में भी देख सकते हो। सो वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हम बोलते हैं ना साउंड एक टाइप ऑफ वेव है, मैकेनिकल वेव होती है, तो वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? सो द डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल दैट आर कैरीड फॉरवर्ड टू द लिसनर। जो डिस्टर्बेंस आपने पार्टिकल में क्रिएट करी वो वेव के फॉर्म में कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे आगे ट्रांसमिट करती जाती है और फाइनली लिसनर के पास वो पहुंच जाती है। चलिए वेव मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। सो एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच द साउंड प्रोपेगेट। देखो एयर एक कॉमन मीडियम है लेकिन फास्टेस्ट मीडियम नहीं होता। फास्टेस्ट मीडियम कौन सा होता है? सॉलिड। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है, ध्यान रखिएगा। एयर में भी स्पीड होती है अराउंड 343-346 मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर पे स्पीड हो जाती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी भैया, पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। सो आ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू, ये मैंने बता दिया, मीडियम में मूव करती है और नेबरिंग पार्टिकल्स को हिला के रख देगी। याद कीजिएगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी सिटी में रहते हैं, मेट्रो स्टेशन की भीड़ याद कीजिए, लोकल ट्रेन की भीड़ याद कीजिए। तो जब पार्टिकल यानी जो उसके जितने भी आदमी हैं या लोग हैं उसके अंदर, वो सारे चिपके बिल्कुल से बिच्चम बिच्चा हो रखी है। तो अगर एक धक्का लगे ना, एक पर्सन धक्का दे दे तो वो धक्का आगे तक ट्रांसमिट होता है। ऐसी पार्टिकल के साथ भी है भैया। एक पार्टिकल अगर वाइब्रेट करेगा तो दूसरा पार्टिकल क्या करेगा? मैं भी वाइब्रेट करूंगा तेरे साथ। तीसरा पार्टिकल वो भी वाइब्रेट करेगा, चौथा, पांचवा, ऐसे वाइब्रेशन कैरीड फॉरवर्ड हो जाती है। पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिलते लेकिन वाइब्रेशन जो है वो कैरीड फॉरवर्ड आगे की तरफ हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? चलो अब यहाँ पर हम बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव को हम क्या बोलेंगे? टू स्टडी द साउंड वेव फॉर्म इन मोर डिटेल लेट्स यूज द ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक की थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। मैंने बताया ना चिमटा, ये जो चिमटे होते हैं ना इसे हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स, और नीचे होता है बेस स्टैंड, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस आराम से कर सकते हैं। सो वाइब्रेटिंग अ ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस अ स्मॉल ऑडिबल साउंड। अगर हल्का सा आपने स्ट्राइक करा इन प्रॉन्ग्स के ऊपर तो ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है सुनने की वो कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है जिसमें आप सुन सकते हैं। उससे छोटी होगी सो दैट इज इंफ्रासोनिक, उससे बड़ी होगी दैट विल बी अल्ट्रासोनिक, जो आप नहीं सुन सकते। ना इंफ्रासोनिक सुन सकते ना अल्ट्रासोनिक सुन सकते। उसके बीच की ऑडिबल रेंज दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ही आप सुन सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस ट्यूनिंग फोक को टन करके दबा, समझ रहे हो, मैंने बजा दिया इसे। वाइब्रेशन इन्वॉल्व्स टू एंड फ्रो मोशन द प्रॉन्ग्स ऑफ दैट फ्रॉक अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे कुछ इस तरह से वो हिलना स्टार्ट कर देगा। एंड दिस फिक्स पोजीशन, जो इसकी फिक्स पोजीशन है कुछ ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। ऐसे हिला, ऐसे हिला, ऐसे हिला, ऐसे हिला, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो जैसे ही वाइब्रेट होता है तो उसके आसपास रीजन में क्या होता है? हायर प्रेशर रीजन क्रिएट होता है और एक लोअर प्रेशर रीजन भी क्रिएट होता है। मैंने बताया जहाँ हायर प्रेशर होता है उसे आप बोलते हैं कंप्रेशन रीजन, और जहाँ पार्टिकल्स बहुत कम है, जहाँ डेंसिटी बहुत कम है पार्टिकल्स की, वहाँ होता है रेयरफेक्शन रीजन। सो द वाइब्रेटिंग प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक पुश एंड कंप्रेसेस द पार्टिकल इन फ्रंट। जो पार्टिकल्स होते हैं उसके आगे उन्हें दबाता है, फिर आगे उन्हें ट्रांसमिट कर देता है।
तो इसकी वजह से जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल, आप ध्यान से समझ रहे हैं, एक पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके आगे वाला पार्टिकल क्या करेगा, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब पहले वो उसे कंप्रेस करेगा, फिर क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट करेगा। कंप्रेस रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन यहाँ पर होता रहेगा, जिसकी वजह से साउंड जो है आगे की तरफ ट्रांसमिट हो जाती है। सो व्हेन द प्रोंग्स मूव बैकवर्ड इट क्रिएट अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, जब प्रोंग्स पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो वो लोअर प्रेशर का रीजन क्रिएट करेंगे, जब आगे की तरफ जाते हैं तो कंप्रेशन, क्योंकि आगे के पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं। आगे के पार्टिकल्स को धक्का देंगे तो कंप्रेशन, पीछे जाएंगे तो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कुछ इस तरह से साउंड वेव जो होती है आगे ट्रांसमिट हो जाती है। और ध्यान रखिएगा जो कंप्रेशन का रीजन होता है वहाँ पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ रेयरफेक्शन का रीजन होता है वहाँ पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है। यानी रेयरफेक्शन को लोअर डेंसिटी रीजन बोल सकते हैं और कंप्रेशन को हाई डेंसिटी रीजन भी आप बोल सकते हैं। अब साउंड वेव की भी बात कर लेते हैं। दस एज द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द फोर्क क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो जब भी वाइब्रेट करता है ट्यूनिंग फोर्क तो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के रीजन वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, और इसी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की वजह से साउंड आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है एक मीडियम। इसी वजह से हम बोलते हैं साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम कैसे हो जाएगा भाई, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे जब पार्टिकल्स ही नहीं है। तो इसी वजह से स्पेस में साउंड नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहाँ पर बेटा मीडियम ही नहीं है, वहाँ पर कंप्लीट वैक्यूम है। अब बात करते हैं दो तरीके की वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ध्यान रखिएगा साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ना कि ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, मटेरियल मीडियम उसे चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। बेटा देखो आप ऐसे करके चल रहे हैं, प्रोपेगेशन कहाँ है, इधर की तरफ, और वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके हो रहा है। तो दोनों चीजें क्या चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जब कुछ इस तरह से कोई ऐसा सोचो, स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग अभी मेरे पास कोई स्प्रिंग मिल जाएगी क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसे सोचिए मेरे पास ये बैंड है, ये देखो बैंड देख रहे हो, मैंने इसे मोड़ दिया है। अब ये बैंड को ऐसे करके कंप्रेस कर रहा हूँ, और कंप्रेस रिप्रेस कंप्रेस ऐसे करके, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो अंदर की तरफ दबा रहा हूँ कंप्रेशन हो रहा है, बाहर की तरफ दबा रहा हूँ तो क्या, बाहर की तरफ खींच रहा हूँ तो रेयरफेक्शन हो रहा है। और प्रोपोगेशन कैसा है, और वो ऐसी जाती जा रही है, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसे करके चल रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, शायद आप तो अभी समझाते, मेरे को पेन नहीं दिख रहा है, मैं उसमें पिन निकाल लेता। देखो देखो कुछ नहीं है आपके पास, ये सोचिए पहले ये जो स्प्रिंग थी कुछ इतनी कंप्रेस थी, मान लीजिए इसे एक्स मान लेते हैं, है ना, आपने इसे खींचा फोर्स लगा के, तो प्रोपेगेशन किधर हुआ, प्रोपेगेशन आपका इधर हुआ। अब बारी बारी से साउंड भी कैसे कर रही है, इधर जा रही है, मतलब स्प्रिंग ऐसे कर रही है, इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन है उसी डायरेक्शन में तो वाइब्रेट कर रही है ऐसे ऐसे करके, तो वो क्या हो गया आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी वेव प्रोपोगेट करती है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सो रिकॉल द ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट। ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट में भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बनी थी, क्योंकि उसमें क्या बना था, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। देखो कैसे कर रहा हूं मैं, चल आगे की तरफ रहा हूं और कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी उसके पैरेलल डायरेक्शन में, देखो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, चल कैसे रहा हूं, आगे की डायरेक्शन में, प्रोपेगेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसी तरीके की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। सर ट्रांसवर्स वेव क्या है, अरे ट्रांसवर्स वेव भी बता देते हैं। एक पत्थर लो, पानी में फेंक दो, एक पत्थर को पानी में फेंक देंगे तो पत्थर कहाँ जाता है, नीचे, और वाइब्रेशन कैसी जाती है, ऐसे करके। देखा है पत्थर को जब पानी में फेंकते हो तो कैसी वाइब्रेशन आती है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये पत्थर आपने पानी में डाला, ये मान लो पत्थर हो गया, तो इसके तरफ वाइब्रेशन कैसी क्रिएट होती हैं, कुछ इस तरह से क्रिएट होती है, नहीं होती। तो प्रोपोगेशन तो नीचे की तरफ, पानी के अंदर चला गया पत्थर, लेकिन वाइब्रेशन कैसी गई, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अरे सर मजा आ गया, समझ में आ गया। ट्रांसवर्स वेव में जो प्रोपोगेशन होता है और जो वाइब्रेशन होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। So longitudinal wave, a complete sound wave can be considered as the repetition of the pattern of a single wave that is comprising compression and rarefaction intersection। यानी कंप्रेशन रेयरफेक्शन बारी बारी में होते रहते हैं, और जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन है उसी डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशंस होती हैं तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल देते हैं।
चलिए, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब एक बार मुझे बता भी दीजिए। इन विच मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन बी इट प्रोड्यूस। सो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, सो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। सो इट कैन बी प्रोड्यूस विद सॉलिड में भी बना दो, लिक्विड में बना दो, गैसेज में बना सकते हो, बट ध्यान क्या रहे, जिस तरफ प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में आपकी वाइब्रेशन भी हो रही है। चलिए, टर्म्स क्या क्या रिलेटेड होती हैं वेव मोशन के, तो टर्म सबसे पहली मैं बात करूं तो वेवलेंथ के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था पिछले सेशन में, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूं भाई, बताने में तो हमें मज़ा आता है, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो हिमांशु जरा तो चालू रहेंगे, आपको पता ही है। अब देखो, एक वेव ले लेते हैं, ये हमारी एक लाइन हो गई, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, ये हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है भाई। चलो जी, अब हमने क्या करा, यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई थी ये कुछ इस तरह से, और हमने वेव बना दी कुछ इस तरह से। देखो जी, ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, कुछ इस तरह से जा रही है आगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होते हैं, और ये होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, दिस इज मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, अरे भैया ये वाला, अरे भैया ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, सारे ही एक हैं। तो ये बेटा क्या बोलते हैं, इन्हें एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। इसे ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नीचे वाले को, इन्हें हम बोलेंगे ट्रफ। तो ये बोला जाता है दो मैक्सिमम पॉइंट, यानी दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे भैया वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। सो वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द हाईएस्ट पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी और होता है, फ्रीक्वेंसी और बता दो। बिल्कुल बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है एक टाइम में कितनी बार जो वेव है वो ऑक्सीलेट कर रही है। एक टाइम में अगर वेव ज़्यादा बार ऑक्सीलेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, और अगर कम बार ऑक्सीलेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो गई, ठीक है। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, अगर प्रॉपर रिप्रेजेंट किया जाए तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है डैट इज न्यू, ऐसे करके साइन बनता है उसका, ठीक है। और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में भी एक रिलेशन होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, सो वेवलेंथ की बात करें, सो द लेंथ ऑफ द सिंगल वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ, या दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ। सो टाइम पीरियड, अब यहाँ पर एक चीज़ और रह गई थी हमारी, टाइम पीरियड। अब देखो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन तो हो ही रहा है, सो दैट टाइम इंटरवल बिटवीन द जनरेशन ऑफ टू सक्सेसिव कंप्रेशन, दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच में जो जितना टाइम निकल के आता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मान लीजिए ये दो सक्सेसिव कंप्रेशन कहाँ पर आए, एक ये कंप्रेशन आ गया, एक ये कंप्रेशन आ गया, तो इनके बीच में जो टाइम लगा, इसे कंप्लीट होने में, वो उसका टाइम पीरियड होगा। और वेवलेंथ क्या हो गया, इनका डिस्टेंस हो गया। तो आप स्पीड निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर जी। अगर हमें टाइम पीरियड पता है और अगर हमें वेवलेंथ पता है तो हम बिल्कुल उसकी क्या स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर उसमें ना स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। स्पीड पता है क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास ना डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और चुपके से ना डिस्टेंस को पता है क्या बोल दो, आप वेवलेंथ बोल दो, और वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड कर दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, v विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन में t, टाइम पीरियड। तो ये आपका रिलेशन हो गया, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता दूं, 1 अपॉन में टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में न्यू। अरे सर जी कमाल कर दिए हो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया नहीं आ गया, सारी बातें बता दी हमने। चलो टाइम पीरियड की बात करते हैं एक और एग्जांपल से। फॉर द टाइम टेकन इज द टाइम इज टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट 1 2 एंड फ्रो साइकिल, 2 फ्रो साइकिल, ऐसे कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड हो गया, समझ लो।
सो द टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन में अगला चीज आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो। इट इज द नंबर ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस इन अ यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना उसने वेव प्रोड्यूस कर दिया। मान लीजिए 10 सेकेंड में 10 बार वेव हुआ और एक बार 10 सेकेंड में 40 बार वेव हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी किसकी ज़्यादा हो गई? 40 वाले की। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर ज़्यादा बाद ऑक्सीलेशन हो रहा है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के रिलेशन एकदम से इन्वर्स होता है, यानी फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो। चलिए, अब तीसरा जो टर्म आता है डेट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैंने आपको बता भी दिया है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है डेट इज एम्पलीट्यूड, और ये कुछ उसकी डेफिनेशंस हो जाती हैं, और एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, पिच ऑफ अ साउंड क्या होती है। बेटा पिच डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड वेव की उतनी ही ज़्यादा उसकी पिच भी होगी। जैसे लड़कियों की जो होती है हेलो हाउ आर यू ऐसे करके बोलती हैं लड़कियां। देखो हंसना नहीं है मेरी वीडियो पे बिल्कुल भी। क्या बोल दिया हमने। लड़कियों की जो साउंड होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी की होती है, और लड़कों की जो साउंड होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की होती है। ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड हाई होता है लड़कों का लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और अगर मैं लड़कियों की बात करूँ फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत हाई होती है, एम्पलीट्यूड उनका कम होता है। द पिच इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड बाय द ब्रेन। ठीक है, तो पिच आप पता कर सकते हैं, जितनी हाई पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी कम पिच होगी उतनी उसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी। So if the frequency of vibration is higher, तो pitch will be high. If the frequency of vibration is lower, the pitch will be low. आप देख सकते हैं पहले वाले डायग्राम में हायर फ्रीक्वेंसी है और दूसरे वाले डायग्राम में फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। तो पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से उसकी पिच भी क्या होगी? हाई पिच होगी, और दूसरे वाले केस में उसकी पिच भी क्या हो जाएगी? लो पिच साउंड वो प्रोड्यूस करेगी। चलिए एक और क्वेश्चन, विच साउंड हैज़ ग्रेटर पिच? गिटार और कार हॉर्न थोड़ी कार हॉर्न। गिटार की बेटा फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि हायर पिच होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार इज हाई, जो पतली आवाज़ होगी ना उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार इज हायर देन दैट ऑफ अ कार हॉर्न बिकॉज द साउंड ऑफ द गिटार इज श्रिलर देन अ कार हॉर्न। श्रिलर मतलब कपकपाहट या बिल्कुल तीखी आवाज़ जो होती है। तो बेटा गिटार की थोड़ी तीखी आवाज़ है, कार हॉर्न की इतनी नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी गिटार की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार हॉर्न। चलिए फ्रीक्वेंसी पिच से रिलेट कैसे करती है बेटा? जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा ही उसकी क्या होगी? पिच भी होने वाली है। चलिए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस सेशन का। मेरे हिसाब से अभी तक जितना भी मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो स्क्रॉल बैक करके आप सब कुछ वीडियो देख सकते हैं, आपके यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। सो डू वी हियर ऑल द साउंड एग्जिस्टिंग इन नेचर? नहीं बेटा नहीं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं, और उसी को बोलते हैं हम रेंज ऑफ हियरिंग। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है, बेबी की अलग होती है, डॉग की अलग होती है, एलिफेंट की अलग होती है, मैं बता दूं आपको। सो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, और अगर इनऑडिबल साउंड की बात करें 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आप नहीं सुन सकते, इंफ्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आप नहीं सुन सकते, डैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो रेंज ऑफ हियरिंग ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, उससे नीचे वाली नहीं सुन सकते, उससे ऊपर वाली नहीं सुन सकते। एक फन फैक्ट बता दूं, यंगर जो चाइल्ड होती है उसकी रेंज जो होती है 30,000 हर्ट्ज तक जाती है। इसी वजह से हल्की सी भी खनखनाहट होती है वो उठ जाता है। देखते हो ना बच्चे एकदम से उठ जाते हैं हल्की सी खनखनाहट सुन के, क्योंकि इनकी रेंज जो होती है ना सुनने की वो बहुत ज़्यादा होती है, 30,000 तक चली जाती है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी वो सुन सकते हैं और कम फ्रीक्वेंसी भी वो सुन सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव वी कैन कैटेगराइज इनटू 3 सेगमेंट, इंफ्रासोनिक, और हमारे रेंज जो हियरिंग रेंज हो गई, और हमारी हो गई अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की साउंड क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीवर देन 20 हर्ट्ज। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। और मैं बता दूं ये जो एलिफेंट है, डॉल्फिन है, 20 हर्ट्ज से भी नीचे की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसी वजह से जब भी अर्थक्वेक आता है तो एनिमल सबसे जल्दी भागते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है, समझ रहे हो, इंफ्रासोनिक के बराबर होती है, और वो या तो एलिफेंट या एनिमल्स ही सुन सकते हैं, हम तो सुन नहीं सकते। तो अर्थक्वेक को सेंस करने में जंगल से भीड़ भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पा रहे हैं। अब बात आती है सोनिक फ्रीक्वेंसी, जो हम सुन पा रहे हैं डेट इज सोनिक। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की अगर हम बात करें डेट इज सोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
और अल्ट्रासोनिक क्या हो गया 20,000 से ज़्यादा वाली, जो बैट प्रोड्यूस करते हैं, डॉल्फिन भी प्रोड्यूस करती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली। और जो भाई बैट होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो रात को अपना शिकार जो होते हैं वो कैच कर पाते हैं। सो विच हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक और इंट्रासोनिक? अरे भैया अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक इज अ हायर फ्रीक्वेंसी दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। एक फन फैक्ट भी बता देता हूँ जाते जाते, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड वेव इज नोन एज एक्वेस्टिक। एक्वेस्टिक गिटार आते नहीं आते, एक्वेस्टिक बोलते हैं जब भी आप साउंड के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और डॉल्फिन आर कैपेबल ऑफ हियरिंग साउंड अंडर वाटर फार एज 15 माइल्स अवे। 15 मील से ज़्यादा कोई दूर चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वो भी वो सुन लेंगी, यानी कि उनकी रेंज बहुत हाई होती है। अल्ट्रासोनिक भी सुन पाते हैं, इंफ्रासोनिक भी वो सुन पाते हैं। क्लियर होती है मेरी बात? और भैया ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वाई साउंड कैन नॉट बी हर्ड ऑन द मून, ये मैंने आपको बताया भी था। साउंड इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि, कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा अगली क्लास में, ऐसे सब कुछ बता दूँ क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी जो भी हमने आज की क्लास में करा उसे एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे मजा आ जाए। साउंड कोरस्पॉन्ड टू विच फ्रीक्वेंसी इज अल्ट्रासोनिक? अल्ट्रासोनिक कौन सी होगी भाई? 30,000 हर्ट्ज वाली होगी ना, क्योंकि 20,000 से ऊपर वाली होती है भाई अल्ट्रासोनिक। तो अगला, वट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन? ऑडिबल रेंज क्या होती है भाई? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, ये हमने देख लिया था। चलो अगला, ट्रू और फॉल्स बताना है। इंफ्रासोनिक एज हायर फ्रीक्वेंसी? अरे नहीं भैया, फॉल्स है, इंफ्रासोनिक तो कम फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मेजर इन हर्ट्ज, यस ट्रू। अच्छा ये भूल गया था, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपकी क्या होती है? हर्ट्ज होती है, कैपिटल एच स्मॉल जेड से आप उसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई हमारे हो चुके हैं सारे क्वेश्चन सही। 30,000 हमारे पास ये सही था, और 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज भी सही था, और हमारे पास ये दोनों भी सही हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया है, और हमने साउंड का सेकंड सेशन भी कंप्लीट कर लिया। अभी एक और सेशन बचा है, तो कल मिलेंगे 12 बजे उस थर्ड सेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब तक हमने आज क्या क्या कर लिया एक बार लुक ओवर कर लीजिए, और कुछ भी मिस हुआ है तो इस वीडियो को स्क्रॉल बैक करके सारी बातें वहाँ से आप देख सकते हैं। और भाई आज की कक्षा में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह से मज़ेदार वीडियोस लेके, छोटी छोटी वीडियोस लेके हम आपके सामने आते रहेंगे और अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। आप हमारा ज्ञान जितना ले सकते हैं ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टाटा, टेक केयर।